हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि आपका ग्रोथ और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स थे। इस वीडियो में हम कंडीशन ऑफ ग्रोथ से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए प्रॉपर या ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ के लिए। तो कई सारे यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका वाटर। जैसे कि आप जानते हो कि पानी जो है, वाटर जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल इनलार्जमेंट में, एंजाइमेटिक एक्शंस में और साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे पानी जो होता है भाई, वाटर जो होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ऑप्टिमल या फॉर द प्रॉपर या एफिशिएंट प्लांट ग्रोथ। दूसरी बात कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी चाहिए। एंड यू ऑल नो कि ऑक्सीजन जो है आपका जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जब तक आपको पता है, अगर हम एक पूरे साइकिल को देखें तो सबसे पहले आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर पायरुविक एसिड बनेगा, फिर आपका लिंक रिएक्शन होता है, फिर लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोए आपका फॉर्म होगा, वो एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में एंटर करता है, फिर आपकी फाइनली आती है ईटीएस साइकिल। तो जो ईटीएस साइकिल में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये आपके कौन होते हैं भाई? तो ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है वाटर की। ठीक है, तो ये जो तरीका है, फिर आगे प्रोसेस क्या होती है, इनिशिएट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी आपकी एनर्जी बन रही है, मेटाबॉलिक एनर्जी बन रही है, रिलीज की जा रही है, इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, टोटल आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं भाई, वो यहाँ पे चाहिए। भाई सिंपल सी बात है कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करने के लिए या सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है या फिर लाइट है, ये भी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर ग्रोथ को रोक सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर मिल रहा है तब तो बढ़िया अच्छी खासी ग्रोथ होगी, अच्छी खासी लाइट मिल रही है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ पे फूड बनाया जाएगा और ग्रोथ प्रॉपर होगी। लेकिन अगर इनमें कमी या ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है आपका ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ग्रोथ वाला टॉपिक खत्म होता है। नाउ अब आता है हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे पहले समझते हुए चलेंगे। मान लो कि यहाँ पे क्या था, एक आपका सेल था। इस सेल ने क्या किया, ये मान के चलते हैं मेरिस्टेम सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन वाले कोई एक सेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न होता है। ठीक है, डिवीज़न के बाद कई सारी सेल्स यहाँ पे बन जाती हैं। अब ये सारी की सारी सेल्स जो है ये क्या करेंगी भाई, ये अब चूँकि बन चुकी हैं ना, अब इन्हें प्रॉपर क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, एक फिक्स शेप, साइज और फंक्शन इन्हें मिल जाता है, जो लाइफ टाइम ये क्या करेंगी, परफॉर्म करती हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, जिसमें इन्हें एक फिक्स शेप हो, साइज हो या फिर फंक्शन हो, ये मिलता है, इसे ही क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। यानी कि मैच्योर हो जाना और यहाँ पे इन्हें सारी चीज़ें फिक्स मिल जाना, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये सेल क्या हो चुकी है, डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। तो अगर मैं पूछूं कि क्या यहाँ पे सेल डिवीज़न को मैं CD लिख देती हूँ, तो इस सेल में क्या सेल डिवीज़न की कैपेसिटी है, डिवाइड करने की कैपेसिटी है? आप क्या बताओगे कि जी मैम बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ये सेल अभी डिवाइड कर रही है तभी तो इतनी सारी सेल्स बनी ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, यानी हर चीज़ इन्हें फिक्स मिल जाता है, चाहे शेप हो, साइज हो या फंक्शन हो, अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनमें कोई भी सेल डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं रह जाती। लेकिन
कुछ कंडीशन की वजह से क्या होता है, कुछ कंडीशन की वजह से जो सेल्स होती हैं वो आपकी क्या करनी शुरू कर दें, डिवाइड करना शुरू कर दें। अभी तक क्या था, पहले डिवीज़न की कैपेसिटी थी, फिर डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन वापस से डिवीज़न की कैपेसिटी इनमें आ जाए, है ना। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी, है ना, जिन्हें फिक्स शेप, साइज, फंक्शन सभी चीज़ें मिल चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी सेल्स जो थी, उनमें क्या था, डिवीज़न की कैपेसिटी अभी नहीं थी, लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन कंडीशंस यहाँ पे इनके अंदर क्या आती है, डिवीज़न की कैपेसिटी आ जाती है। तो जो ये डिवीज़न की कैपेसिटी वापस से आ गई, रिगेन हो जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है भाई, इसे ही हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। इसे ही क्या कहा जाएगा, डी डिफ्रेंसिएशन कहा जाएगा। लेकिन वापस से इन्होंने मान लो डिवाइड किया एंड फर्दर दे लॉस देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न। फिर से ये क्या करेंगे, कैपेसिटी जो थी डिवीज़न की, सेल डिवीज़न की, ये वापस से क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे क्या था, आ गई थी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो गई। तो ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं री डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, री डिफरेंशिएशन। फर्दर एक और बार समझते हैं। एक नॉर्मल कोई सेल्स थी, इनके अंदर क्या होता है, डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद कई सारी सेल्स बन जाती हैं, मैच्योर होती है, इन्हें फिक्स शेप, साइज और फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें फिक्स सारी चीज़ें मिल गई, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सेल डिवीज़न की कैपेसिटी थी, ठीक है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो यहाँ पे सेल डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं रह जाती, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। बट ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस यहाँ पे ये वापस से क्या करना शुरू कर दे, डिवीज़न करना शुरू कर दे, तो ये होता है डी डिफरेंशिएशन, है ना। ये क्या होता है भाई, डी डिफरेंशिएशन होता है। एंड फर्दर इफ दे लॉस देयर कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, इसे क्या कहा जाता है, री डिफरेंशिएशन। कुछ खास नहीं है इसमें, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी है कि नहीं, इसी पे सारी चीज़ें आपकी डिफाइन की जा रही हैं। ठीक है, अब ज़रा हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि जो सेल्स होती हैं आपकी, इनमें क्या होता है भाई, ये मेरिस्टेम से आपकी डिराइव्ड है, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल्स थी, इनसे ये डिवाइड होकर के बनी हुई हैं, और इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, मैच्योरेशन आती है, और आपका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो होता है वो इन्हें मिल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब जैसे एक ट्रैक्यूरी एलिमेंट होगा, तो वहाँ पे मान लो कि अभी इसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जैसे ये मैच्योरेशन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं भाई, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेट मी चूज अदर कलर ऑफ द पेन, ब्लैक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस दौरान जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है, इसमें क्या आता है भाई, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा हम इस चीज़ को समझते हैं। अब हुआ क्या कि एक आपकी सेल ने डिवाइड करा और यहाँ पे ट्रैक्यूरी एलिमेंट की फॉर्मेशन हो गई। नाउ ये जो ट्रैक्यूरी एलिमेंट था, अब ये आगे चल कर के वाटर कंडक्शन का काम करता है, तो वाटर कंडक्शन में एक सेल के अंदर जो चीज़ें होंगी उसे तो हटानी पड़ेंगी ना, तो यहाँ पे ये क्या करता है भाई, प्रोटोप्लाज्म जो था, ठीक है, इसको एम कर लीजिए, प्रोटोप्लाज्म जो था इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म अपने अंदर से ये ख़त्म कर लेता है, और अब सेकेंडरी जो न्यूक्लियस था, है ना, सेकेंडरी जो आपका यहाँ पे सेल वॉल था, वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इलास्टिक होते हैं इन नेचर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल वॉल आई थी उसमें अब क्या होगा भाई, केमिकल्स कुछ और भी क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये क्या है आपकी लिग्नो सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इसने चेंज किया, कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी ज़रूरत काम के हिसाब से अगर देखो तो ये जो सेल आपकी बनी है
फंक्शन के हिसाब से इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसने कट कर दिया, इसको कट करने का मतलब कि लॉस कर दिया। लेकिन अब बाकी वाटर कंडक्शन का काम करना है तो इस हिसाब से इसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, इलास्टिक होना पड़ेगा ताकि स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो इजीली, है ना। तो इसकी वजह से इन्होंने इस तरीके के चेंजेस अपने बॉडी में लाए। तो ये क्या होता है, आपका डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ज़रा डी डिफ्रेंसिएशन पे। डी डिफ्रेंसिएशन यानी वापस से वो प्रोसेस जो जिसमें कि सेल जो थी, जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थी, उनमें कैपेसिटी डिवीज़न की आ जाती है। ये क्या होती है भाई, ये होती है आपकी डी डिफ्रेंसिएशन फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेशन ऑफ कॉक कैम्बियम या इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम जो कि मैच्योर पैरेन्काइमा सेल से बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, ये आपकी कैसे फॉर्म हो रही हैं, क्योंकि मैच्योर सेल जो थी उसने डिवाइड करा यानी डी डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे मान लो पैरेन्काइमेटस सेल है या पैरेन्काइमा सेल है, इसने मैच्योरेशन के बाद भी डिवाइड किया ना, डिवीज़न किया, और इस वजह से क्या होता है भाई, यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स की, इन सेल्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी डिफ्रेंसिएशन। लेकिन वापस से सेल डिवीज़न की कैपेसिटी लॉस हो जाना, है ना, यानी वो प्रोसेस जिसमें कि डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो होंगी ये वापस से जो डिवाइड कर रही थी, वापस से इनकी एबिलिटी लॉस हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार फिर से ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी। फॉर एग्जांपल आपका सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट एंड प्लास्टिसिटी। भाई क्या होता है डेवलपमेंट और क्या होता है प्लास्टिसिटी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई एक सेल है और इसने डिवाइड किया और नई सेल्स बनी। अब जो नई सेल बनी है ये पहले ग्रो करेगी, इसकी क्या होगी भाई, ग्रोथ होगी। और ग्रोथ एक बारी जब ये ग्रोथ कर लेती हैं तो उसके बाद डिफ्रेंसिएशन भी तो होता है ना। डिफ्रेंसिएशन का मतलब जो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ये क्या हो रही हैं, जैसे एक ट्रैकेरी सेल को ही ले लो, ट्रैकेरी एलिमेंट को ले लो, तो ये सेल डिवाइड करके ट्रैकेरी एलिमेंट बनाता है। लेकिन वापस से क्या होता है भाई, ट्रैकेरी एलिमेंट जैसे ही आपके बन जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो लॉस होती हैं, कुछ आपकी नई कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें उस तरीके का फंक्शन करना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे पहले आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो रहा है, ट्रैकेरी एलिमेंट्स बनी, उसके बाद इनका डिफ्रेंसिएशन हुआ, और इन दोनों प्रोसेस को मिला करके क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये क्या कहा जाएगा आपका, डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है आपका सम टोटल होता है दो प्रोसेस का। कौन कौन से दो प्रोसेस, ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। नाउ अब कहा जा रहा है कि भाई जब एक सेल बन जाए, ठीक है, तब से लेकर के और जो सेनेसेंस की प्रोसेस होती है या फिर एजिंग की प्रोसेस होती है, तो ये पूरा जो आपका प्रोसेस है ये क्या होता है, ये पूरा आपका इंटायर सीक्वेंस होगा, इसकी बात की जा रही है। यानी ये पूरा आपका क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें आपका मान लो कि सेल की फॉर्मेशन होती है, फिर या प्लांट ही ले लो भाई, तो प्लांट क्या करेगा, सीड से अगर शुरुआत की जाए तो सीड के जर्मिनेशन से लेकर के एजिंग तक की बात की जाए, ठीक है। तो ये पूरी एंटायर प्रोसेस होती है डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज प्लास्टिसिटी। अब कहा जा रहा है कि देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक सेकंड इसे इरेज कर दिया जाए फिर समझते हैं। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ कारण की वजह से यानी कि ये क्या कर रहे हैं भाई, लाइफ फेज की वजह से एक, और दूसरा रीज़न यहाँ पे इन्वायरमेंट की वजह से दो फैक्टर्स हैं हमारे पास कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लाइफ फेज की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से अपने बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंज करता है, अपनी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है। तो ये जो एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को क्या कहा जाएगा, दिस एबिलिटी ऑफ चेंज, ठीक है, एबिलिटी एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, एबिलिटी ऑफ चेंज
इसे ही क्या कहा जाता है भाई, इसे ही कहते हैं प्लास्टिसिटी। फिर से एक बारी समझते हैं, क्या कहा जा रहा है कि कोई भी दो रीजंस, चाहे वो लाइफ फॉर्म हो या फिर आपका क्या हो जाए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाए, ठीक है, चाहे आपका क्या हो जाए भाई, लाइफ फॉर्म हो या फिर आपका इन्वायरमेंटल रीज़न हो, कोई भी फैक्टर की वजह से अगर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज करने की एबिलिटी आ रही है, ठीक है, इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है भाई, इसी एबिलिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। फर्दर एक बार समझते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी एक आपका प्लांट है, ठीक है, तो इसने क्या किया, चाहे वो लाइफ फेज हो। अब लाइफ फेज का मतलब क्या होता है, यानी कि पहले तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, उसके बाद फिर मैच्योरेशन होती है। तो फॉर्मेशन हुई तो ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स आपके आते हैं, जैसे अभी हमने ट्रैकेरी में पढ़ा था, है ना, कि उसमें प्रोटोप्लास्ट था, लेकिन जब मैच्योरेशन होती है, उन्हें काम मिलता है, तो उस दौरान अब कोई ज़रूरत नहीं थी ना ट्रैकेरी में, ट्रैकेरी यानी कि यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा था, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट हो, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, अब ये अपने चेंजेस करेंगे। तो एक लाइफ फेज है ना, पहले ये फॉर्मेशन हुई थी, अब यहाँ पे मैच्योरेशन हो रही है, डिफ्रेंसिएशन हो रही है। तो इस मैच्योरेशन में इन्होंने क्या किया कि प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देते हैं और कई सारे नए नए कैरेक्टर्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये क्यों हो रहा है, लाइफ फेज़ की वजह से, यानी कि लाइफ का अलग अलग फेज़ आ रहा है इस वजह से। तो ये जो लाइफ फेज़ है, इसका मतलब आपका ये हुआ। इन्वायरमेंटल फेज़ भी कंडीशन भी हो सकता है। तो इनकी वजह से जो भी आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, इसे क्या, इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। यानी कि द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू चेंज their form in response to different phases of the life or environmental stimuli, and this ability is known as plasticity. Now इसका एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या होता है भाई, एक एग्जाम्पल है आपका प्लास्टिसिटी का, जहाँ की अलग अलग इन्वायरमेंट या लाइफ फेज जो होती है, उसमें अलग अलग लाइफ फेज में अलग अलग आपके क्या हो जाएंगे, शेप होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो जो बटरकप या रिननक्यूलस आपका प्लांट है, इसमें अगर देखें तो ये आपके क्या है भाई, टेरेस्ट्रियल में अगर हैं तो यहाँ पे लीफ आपकी लोब्ड हो सकती है, लेकिन सबमर्ज्ड हैं अगर, यानी कि ये आपके पानी में अगर हैं और ज़मीन पे हैं, तो उसमें आपके डिफरेंसेस की बात की जा रही है। तो अगर टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसको साइड कर देते हैं इधर, चलिए, तो अगर यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में अगर होंगे तो लोब्ड इनकी क्या होगी, शेप होगी। लेकिन अगर ये वाटर में होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये आपके कैसे हो जाएंगे, हाईली डाइसेक्टेड होते हैं। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि लाइफ कैसी है, ठीक है, लाइफ फेज कैसी है और इन्वायरमेंट स्टिमुलाई कैसा है, उस हिसाब से इन्होंने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस किया है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कॉटन, कोरिएंडर और लक्सपर। इसमें जो लीफ की शेप होती है वो जुवेनाइल फेज में और मैच्योर होने के बाद डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंट क्यों है तो पौधा आपका ही, कि चाहे कॉटन ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, इसमें अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या होता है भाई, इनमें फेजेस, जो लाइफ के फेजेस हैं उसके हिसाब से लीफ के शेप में चेंजेस आते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। नाउ अब इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। सबसे पहले सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न होने के बाद, अब ऑब्वियसली सेल डिवीज़न जो हो रहा है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही तो करती हैं ना, तो इनमें क्या होगा, इनके अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, यानी कि प्लाज्मो जो आपकी अंदर की पूरी स्ट्रक्चर है कलेक्टिवली, यहाँ पे इनमें चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस आने के बाद क्या होता है भाई, डिफ्रेंसिएशन होता है। बट मीनवाइल यहाँ पे पहले क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्म होती हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फिर इलॉन्गेशन होता है ना। याद करो, जो इस तरीके से हम बनाते हैं कि यहाँ पे मेरिस्टेम रीजन में क्या होता है, सेल्स फॉर्म होती हैं, फॉर्म होने के बाद इनकी इलॉन्गेशन प्रोसेस होती है। लाइफ फेज यही तो होता है ना, 3 इलॉन्गेशन होता है, देन मैच्योरेशन होता है, यहाँ पे मैच्योरेशन होगा। तो वही सेम चीज़ एक ही साथ बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पे सेल्स डिवाइड होती हैं, इनमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्मेशन के बाद एक्सपेंशन या इलॉन्गेशन शुरू हो जाता है। फिर आगे ये डिफ्रेंशिएट होती हैं, मैच्योर होती हैं और मैच्योर सेल में आपकी बदल जाती हैं, ठीक है। मैच्योर सेल में बदलने के बाद अब यहाँ पे आता है इनका सेनेसेंस, और सेनेसेंस जो है
आप जानते हो कि डेथ की बात हो रही, एजिंग की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे एजिंग होता है एंड देन फर्दर फाइनली यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरी क्या है आपकी चेंजेस, एक साइक्लिक चेंजेस हो रही है, सीक्वेंस में हो रही है डेवलपमेंटल प्रोसेस एक प्लांट के सेल की। ना अगर आप देखो तो यहाँ पे हर एक फेज में जो भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से चेंजेस आते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं भाई, इसे ही आपके चेंजेस की एबिलिटी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। नाउ लास्ट हमारा एक टॉपिक आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसे कि हमने अपने चैप्टर को बांटा भी था कुछ पार्ट्स में, तो ये लास्ट आपका पार्ट है। इसको हम शॉर्ट या एब्रिवेटेड फॉर्म में क्या कहते हैं भाई, PGRs कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म है इस वजह से एस यहाँ पे लगा हुआ है। तो PGRs जो होते हैं यहाँ पे ये फाइटो हार्मोन्स भी कहे जाते हैं, ठीक है, या प्लांट हार्मोन्स भी कहे जाते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट के जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको क्या करेंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन ढंग से रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका PGR होता है। नाउ अब हम बात करेंगे डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो भाई 5 हमारे पास क्या है, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, देन आपका एब्सिसिक एसिड आता है और इथाइलिन आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो आपका पहला हार्मोन है ऑक्सीन, उसको सबसे पहले अगर देखा जाए, अच्छा एक और चीज़ है, कोई भी ऐसा यहाँ पे हार्मोन नहीं है जो कि स्पेसिफिक किसी को खोजा गया था, ठीक है, ऐसा कोई भी हार्मोन नहीं है। हम गए थे कुछ और स्टडी करने, रिसर्च करने, मिल हमें कुछ और गया, ये वाली यहाँ पे कहानी है, ठीक है। यानी मेला घूमने गए थे और बीच में मार्केटिंग हमें मिल गई कोई अच्छी, हम वहाँ पे शॉपिंग करके चले आए, है ना। या आप ये भी एग्जांपल ले लो कि गए थे हम तो गोलगप्पा खाने, लेकिन बीच रास्ते में हमें पिज़्ज़ा मिल गया, हम वो खा करके चले आए। तो ये वाली कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसकी खोज तो की नहीं गई थी स्पेसिफिकली, बट कुछ और काम करते वक्त ये भाई साहब हमें मिल गए थे। हुआ क्या था कि जो डार्विन एंड डार्विन है, यानी कि यहाँ पे पिता और पुत्र की बात हो रही है, फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया भाई, इनकी बात करें तो ये एक टॉपिक था फोटोट्रॉपिज्म। यानी कि क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब होता है कि लाइट, सनलाइट, ठीक है, यानी सनलाइट के डायरेक्शन में बेंडिंग की क्या कर रहे थे, स्टडी की जा रही थी। इसी दौरान, अच्छा किया किसके द्वारा जा रहा था, डार्विन्स के द्वारा। तो इसी दौरान यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे इन्हें कुछ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो जिस पे ये स्टडी कर रहे थे वो क्या था, वो थी आपकी कैनरी ग्रास की टिप। तो जो कैनरी ग्रास थी, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में है भी नहीं, तो इन्होंने बताया कि हो ना हो कोलियोप्टाइल में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फोटोट्रॉपिज्म की फिनोमिनन हो रही है। क्योंकि जब इसे हम ढक देते हैं तो ये मूवमेंट नहीं करती सनलाइट के डायरेक्शन में या लाइट के डायरेक्शन में, जैसे ही हम इसे एक्सपोज करते हैं ये मूवमेंट शुरू कर देती है। तो ये कोलियोप्टाइल में ही कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड बाद में आते हैं आपके FW वेंट, और इन्होंने ओट पे क्या किया, कोलियोप्टाइल, ओट के कोलियोप्टाइल को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और उस कोलियोप्टाइल को इन्होंने एगर पीस पे रख दिया, जिसकी वजह से एगर पे रखने की वजह से ये डिसॉल्व होकर के इसमें से केमिकल्स बाहर आने शुरू हो गए, और उस केमिकल की स्टडी की गई और पता चला कि ये सारी चीज़ों की जो जड़ है वो है एक केमिकल जिसका नाम रखा गया ऑक्सीन। देन चले आते हैं जिबरलिन में। जिबरलिन की अगर बात करें तो ये भी आपके डायरेक्ट ये ऐसे ही नहीं मिली थी। हुआ क्या था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई, जो जिबरलिन है, जिबरलिन जो है हमें कहाँ से मिलती है, तो जापान में एक फंजाई, जापान में एक जो फंजाई है जिसकी वजह से कुछ डिजीज़ हो रही थी। डिजीज़ किस में हो रही थी, प्लांट्स में हो रही थी, स्पेशली राइस में या पैडी में। तो यहाँ पे क्या था, राइस ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें क्या हो रहा था, एक डिजीज़ हो रहा था जिसे हम बकाने या फिर फुलिश सीडलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिजीज़ जो है कहाँ हो रहा था, चावल में हो रहा था। एंड जापान के जो भी आपके यहाँ पे किसान थे इन्हें पता था ये चीज़, ठीक है। अच्छा, जो फंजाई है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, ये आपका कौन था, ये आपका था जिबरेला फुजिकुरोय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे फिर आते हैं आपके ई कुरोसावा, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया, इन्होंने पता करा कि
जब हम जिबरलिक जो ये आपका जिबरेला फुजिकुरॉय है, इससे केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको किसी हेल्दी हेल्दी राइस के सिडलिंग में डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये इन्फेक्टेड हो जाता है। ये क्या होता है भाई, इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी कि हो ना हो, फंजाई जो है ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं राइस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज कॉज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसी केमिकल को नाम दिया गया जिबरलिन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये डिजीज थी, इसमें हो क्या रहा था, तो अभी ये सीडलिंग्स में ही क्या हो जा रहा था, ये है तो सीडलिंग्स ही। ठीक है, सीडलिंग में ही जो कि छोटे होने चाहिए, अभी ग्रोथ आगे होगी, है ना, यानी वेल डेवलप्ड तो ये होंगे नहीं, ये क्या हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा आपके लेंथ इनकी बढ़ जाती थी। ठीक है, लेंथ वाइज बहुत इंक्रीज कर जाते थे, है ना, पीले रंग के हो जाते थे, बहुत थिन हो जाते थे, पतले हो जाते थे, और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती थी। तो ये बहुत ही एक्सेसिव जो केमिकल था, इसकी वजह से एक्सेसिव और फास्ट या रैपिड तरीके से ग्रोथ होती थी, जिसकी वजह से क्या था, ये भारी नुकसान सहना पड़ता था। तो ये क्या था भाई, ये आपका यहाँ से मिलता है जिबरलिन। फिर आपका आता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है, ये आपका स्कूप को मिलता है, कहाँ से मिलेगा भाई, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो, ज़्यादा फर्दर हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका टोबैको प्लांट था, ठीक है, टोबैको प्लांट से कैलस को क्या करा गया, कैलस को एक्सट्रैक्ट करा गया। ठीक है, और इस कैलस में इन्होंने देखा कि अगर हम जो कोकोनट मिल्क होता है या ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, इसको जब हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो यहाँ पे ग्रोथ को ये बहुत ही इंक्रीज करा देगा। लेकिन जब हम यहाँ पे एडिशन नहीं करते हैं कोई भी ऐसे एक्सट्रैक्ट को, तो यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता। डिवीज़न होगा या ग्रोथ होती तो है, बट इतनी एफिशिएंटली नहीं होती। फिर बाद में जब पता करा गया, स्टडी की गई, तो पता चला यहाँ पे कुछ केमिकल है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, ग्रोथ शुरू हो जा रही है, अच्छी खासी हो रही है। और इस केमिकल को यहाँ पे नाम दिया गया काइनेटिन। यहाँ पे नाम दिया जाता है काइनेटिन। नाउ बाद में फर्दर एक आपका जियाटीन भी मिलता है, जो कि नेचुरल क्या था, साइटोकाइनिन था। तो इस तरीके से क्या आता है, यहाँ पे हमें काइनेटिन और जियाटीन मिल जाता है, और ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके साइटोकाइनिन। एंड देन फर्दर आपका मिलता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की अगर बात की जाए, तो तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में तीन अलग अलग ग्रुप्स को क्या होता है, एक केमिकल, एक एक केमिकल मिलता है। सबसे पहले तो इनहिबिटर, चलिए, तो यहाँ पे क्या था, तीन अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया,